नमस्कार दोस्तों। मैं डबल ओ संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग फॉर और सिंस का इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है इसमें। तो हम लोग एकदम आसान भाषा में इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। और एक हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको ज़्यादा स्पीड में लगता है तो आप अपने चैनल के सेटिंग से इसको स्लो करके, या अगर स्लो लगता है तो फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? देखिए, सिंस और फॉर का इस्तेमाल लगभग तीन जगहों पे होता है। एक तो कंजक्शन के रूप में होता है, प्रीपोजिशन के रूप में होता है, और उसी का अगला फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम लोग पिछला बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, उसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल मैंने नहीं बताया था, क्योंकि इसी में वो कवर अप होने वाला है। तो अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो इसको आराम से देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और केवल आपको यही जानना है तो कोई नहीं, आप इसको देखते रहिए, ठीक है। तो फॉर और सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे इस्तेमाल होता है? तो जो फॉर का इस्तेमाल होता है, देखिए यहां पर लिखा है कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि एक समय अवधि, ठीक है। जैसे कि 2 साल, 3 साल, 2 महीना, 1 महीना, 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन, ये एक समय अवधि होता है ना, कि मैं 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तो 10 डेज का एक अवधि हो गया। तो उसके लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और ये लिखा है कि जो समय के साथ बदलता रहता है। कहने का मतलब है कि जैसे आज आप किसी बात को लेकर बोल रहे हैं कि मैं 2 दिनों के लिए यह काम कर रहा हूं, ठीक है। 2 दिनों के लिए यह काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अगर 2 दिन के बाद बोलेंगे तब क्या बोलिएगा? 2 दिन के लिए मैं काम किया था, या जैसे कि अगर आज से 2 दिन से पहले से आप काम शुरू किया है, ठीक है। तो 2 दिन पहले से अभी तक से आप क्या बोल रहे हैं कि 2 दिनों से मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। और 2 दिन के बाद जब आप ये बात बोलिएगा तब क्या बोलिएगा? 4 दिनों से काम शुरू कर रहा हूं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि समय बदल रहा है ना, क्योंकि समय के साथ में जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे आपके बोलने का तरीका है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे बदलते जाता है। तो इसके हिसाब से इसको बोलते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि, ठीक है। आपको जब मैं सेंटेंस समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। सिंस का प्रयोग देखते हैं। तो सिंस का जो प्रयोग होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे पॉइंट से मतलब होता है कि किसी चीज को पॉइंट कर रहा है, कि एक तय समय को निर्धारित कर रहा है, जैसे कि 10 बजे, सोमवार, ठीक है। इस तरह के कि जो अगर आप उसको कि जो समय बदलने पर भी नहीं बदलता है। अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि मैंने सोमवार को ये काम शुरू किया था, मान लीजिए कि आज बुधवार है, ट्यूसडे है, ठीक है। आज आज सॉरी वेंसडे है। आज वेंसडे है और काम ने अपने मंडे को शुरू किया था। तो आज बोलोगे कि मैंने काम मंडे को किया था, ठीक है। लेकिन अगर आप थर्सडे को भी बात करोगे तो क्या बोलोगे? कि मैंने काम मंडे को शुरू किया था। फ्राइडे को बोलोगे तो क्या बोलोगे? मैंने काम मंडे को किया था। अब अगला मंडे को क्या बोलोगे? तो मैंने काम लास्ट मंडे को किया था। लेकिन आप हमेशा मंडे ही बोलोगे। मंडे बोलोगे तो यानी मंडे पॉइंट कर रहा है कि ये इस पॉइंट पे कर रहा है, हमेशा आगे पीछे मतलब कि कुछ भी लगा दो, लेकिन हमेशा ये क्या बोलेगा? मंडे ही बोलेगा। तो वो समय दर्शाने के लिए अगर मैं बोल दूं कि 10 बजे मैं काम शुरू किया था, तो 1 घंटा बाद तब 10 बजे बोलिएगा, 2 घंटा बाद 10 बजे बोलिएगा, 3 घंटा बाद 10 बजे ही बोलिएगा। लेकिन इसमें अगर मैं बोलूं कि 1 घंटा से काम शुरू किया था, क्योंकि इसमें आपको पॉइंट नहीं कर सकते, अब इसमें 10 बजे नहीं बोल सकते, क्योंकि 10 बजे तो पॉइंट हो जा रहा है ना, तो ये आप इसके लिए हो जाएगा। लेकिन आप बोलेगा 1 घंटा से काम कर रहे हैं, फिर 1 घंटा बाद बोलिएगा कि 2 घंटा से, फिर 1 घंटा बाद बोलिएगा 3 घंटा से। तो इसमें समय बदल रहा है और इसमें पॉइंट नहीं हो रहा है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इससे बदलते जा रहा है, तो एक पीरियड अवधि हो रहा है और इसमें पॉइंट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। अब देखिए, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हुए हैं तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ही हैज बीन वर्किंग, वह काम करते आ रहा है। कब से करते आ रहा है? मंडे से आ रहा है। देखिए, तो मंडे एक पॉइंट कर रहा है कि मंडे से, तो यहाँ पे क्या लग गया?
सिंस लग गया। ठीक है, वो काम कहां से करते आ रहा है, मंडे से करते आ रहा है। अब दोस्तों अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर सेंटेंस को समझने में आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए आप अगर पहला बार पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसके पहले वाला वीडियो हो उसको पहले देख लीजिएगा प्लीज, फिर इसको आप देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे वाला जो स्लाइड में मैं पढ़ाने वाला हूँ कंजक्शन, वहां से आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये देखिएगा कि ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, क्योंकि यहाँ मंडे के बारे में बात हो रहा है। वह सोमवार से काम करते रहा है, मतलब सोमवार से ही काम शुरू किया और अभी तक कर रहा है। तो आप जब बोलोगे तो सोमवार ही बोलोगे, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम आपको याद रखना हमेशा कि जो एक पॉइंट करे, जो आप कभी भी बोलोगे और वो कभी नहीं बदलेगा तो उसमें सिंस लगेगा। और जब भी बोल रहे हो, अलग अलग समय बोल रहे हो और समय उसमें अवधि चेंज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, फॉर लगाओगे उसमें, याद रखना है इसमें। देखिए देखिए सेम एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 डेज, वो 5 दिनों से काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर 5 डेज, 5 दिनों से। अगर एक दिन के बाद मैं बोलूंगा तो क्या लिखा है, बोल दूंगा 6 डेज बोल दूंगा कि नहीं बोल दूंगा, तो ये चेंज हो रहा है। एक दिन और बात करूंगा तो यहाँ बोल दूंगा 7 डेज, एक दिन और बात करूंगा तो बोलूंगा क्या बोलूंगा 8 डेज, लेकिन यहाँ पे आप हमेशा मंडे ही बोलोगे, है ना। तो इस वजह से इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यू हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस 2003, आप तुम इस काम को 2003 से ही करते रहे हो, 2003 से ही। तो अगर मान लीजिए कि अगर एक साल बाद मैं इस बात को बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, 2003 ही बोलूंगा ना। 4 साल के बाद बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, 2003 ही बोलूंगा ना। तो ये समय चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, यू हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 20 ईयर्स। अब यहाँ पे मैंने 20 ईयर्स भी कर दिया, लेकिन अब जैसे मैंने यहाँ बोला कि अगर 3 साल के बाद भी बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, 2003 ही बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर 3 साल की अगर बात बोलूंगा तो 23 साल बोल दूंगा। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे ईयर कितना हो रहा है, 20 से 23 हो जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, और यहाँ पे सिंस हो जाएगा। सेम यहाँ पे दोस्तों, दे हैव बीन फाइटिंग सिंस होली, वे लोग होली से ही लड़ते आ रहे हैं। अब देखिए, होली से लड़ते आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि होली एक पिन पॉइंट हो गया। जब भी मैं समय बात करूंगा तो होली ही बोलूंगा, तो होली चेंज नहीं हो सकता। होली भले कि लिख दूंगा लास्ट होली, सेकेंड लास्ट होली, ऐसे बोलते जाऊंगा, लेकिन होली ही बोलूंगा ना। तो इसलिए ये पॉइंट कर रहा था, यहाँ पर सिंस लग जाएगा। ठीक है, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 2 डेज। अब यहाँ 2 दिन से बोल रहा हूं तो 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पे फॉर लगाना है। यहाँ पे देखिए, हैज दिस, देखिए अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दे दिया हूं तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हैज दिस जंगल बीन गिविंग अस फ्रेश एयर सिंस आवर चाइल्डहुड, क्या यह जो जंगल है हमारे बचपन से ही हम लोगों को क्या दे रहा है, फ्रेश एयर दे रहा है। ठीक है, तो यहां भी क्या हो गया आपको, यहां भी सेम चीज है, फ्रेश एयर की बात कर रहा है, कब से, चाइल्डहुड से। तो आप चाहे बुढ़ा जाइएगा, जवान है तो चाइल्डहुड बोल रहे हैं, जवान हो जाइएगा और ज्यादा जवान हो जाइएगा तो क्या बोलिएगा, चाइल्डहुड बोलिएगा, बुढ़ा जाइएगा तो क्या बोलिएगा, चाइल्ड ही बोल, हुड ही बोलिएगा। तो इसलिए ये भी एक पिन पॉइंट कर रहा है जो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा हुआ है। यह जंगल हमें हमारी बचपन से ही शुद्ध हवा देती रही है, या दे रही है, या देती आ रही है, कुछ भी बोलिए, सेम है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप तो इंट्रोगेटिव पढ़ लिए होंगे, टेंस में तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि वाई हैव आई बीन लविंग हिम फॉर 3 वीक्स। अब यहाँ पे देखिए फॉर लग गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 वीक्स है। अब एक सप्ताह और आगे बात कीजिएगा तो ये 4 वीक्स बोल दीजिएगा, फिर उसके सप्ताह 5 वीक्स बोलिएगा, तो ये चेंज हो रहा है, इसलिए पे 4। तो मैं उसे 3 सप्ताह से क्यों प्यार करती रही हूँ पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्यों है तो आप समझ रहे होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव आपको पढ़ाया हूं। ठीक है, तो वाई हैव आई बीन मतलब कहने का मतलब इस सेंटेंस को मैंने इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये सब में इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव में भी इसका इस्तेमाल होगा, निगेटिव में भी इस्तेमाल हो सकता है। देखिए सेम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 7 o'clock मैंने लिख दिया, स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 7 o'clock, छात्र 7 बजे से ही अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं। अब ये 7 बजे से यहाँ पर सिंस लगा हुआ है, तो 7 बजे है, 1 घंटा बाद बोलिएगा तो भी 7 बजे बोलिएगा, 2 घंटा बाद बोलिएगा तो 7 ही बोलिएगा, और 8 घंटा बाद ही बोलिएगा तो 7 ही बोलिएगा, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा हुआ है। स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, देखिए यहाँ पे नोट लग गया है, जानबूझ के नोट वाला दिया हूं ताकि आपको नोट वाला आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो। स्टडिंग इंग्लिश फॉर 4 months,
तो ये तो 4 मंथ्स वाला आपको जहां भी आएगा चेंज होने वाला, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि क्या चेंज हो सकता है, समय के हिसाब से क्या चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 4 मंथ है तो आपको 4 मंथ के ही हिसाब से समझना है। अगर मंथ में अगर आपको देख रहा है तो आपको मंथ में ही चेंज चेक करना है। 1 मंथ के बाद में 2 मंथ के बाद मैं बोलूंगा तो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। अभी नहीं कि मंथ दिया और घंटा में आप सोच रहे हैं कि 2 घंटा बाद में हम 4 मंथ ही बोलेंगे, तो यहाँ पर तो सिंस लग जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। अगर यहाँ मंथ देना है, मंथ दिया है तो मंथ के ही रूप में सोचना है। और यहाँ पे अगर 1 घंटा 2 घंटा के बारे में 7 बजे 8 बजे दिया है तो आपको 1 घंटा का हिसाब सोचना है। यहाँ पे वीक दिया है तो वीक के ही हिसाब से सोचना है कि 1 वीक के बाद मैं क्या बोलूंगा, 2 वीक के बारे में क्या बोलूंगा। ठीक है, इस हिसाब से सोचना है। माई पेरेंट्स हैव बीन गिविंग मनी सिंस 7th मई, 7 मई से मेरे को मेरे पिताजी, मेरे माता पिता मुझे पैसा देते रहे हैं 7 मई से। तो जब भी वो बात करेगा तो 7 मई ही बोलेगा, तो इसलिए यहाँ पे सिंस होगा। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। वी हैव बीन प्रेइंग सिंस क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। हम लोग सुबह से ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर सुबह से है तो अब क्या है कि अगर क्या हो जाएगा, दोपहर में हो जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, सुबह ही बोलिएगा। इवनिंग में बात अगर कीजिएगा, उस समय से प्रार्थना अगर करते आ रहे हैं तो वहां पे इवनिंग में भी बोलिएगा कि मॉर्निंग से ही कर रहे हैं। नाइट हो जाएगा और अभी तक आपका प्रार्थना जारी ही है तो आप क्या बोलिएगा कि हम लोग मॉर्निंग से ही करते आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंस होगा। अब आपको 100% समझ में आ गया होगा कि सिंस का और फॉर का इस्तेमाल कैसे होता है। अब ये सब समय आपको ये मॉर्निंग, सेवेंथ, ये सब दिखाई दे चाहे ना, आप यहाँ पे ये तो है ही, आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा के देखिएगा कि वहां पर सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। ठीक है, अब यूज ऑफ सिंस एंड फॉर एज कंजक्शन, हम लोग कंजक्शन के रूप में सिंस और फॉर का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, तो कंजक्शन के रूप में हम लोग फॉर का पढ़ेंगे कि कंजक्शन के रूप में जब वाक्य जो क्योंकि के रूप में आता है, क्योंकि के रूप में, उसका मतलब क्योंकि हो जाए, जो सेंटेंस में वहां फॉर आएगा तो उसका मतलब क्योंकि होगा। और वो क्या एक्सप्रेस करने के आएगा कि कोई रिजल्ट एक्सप्रेस करने के लिए आएगा, और उसका कारण, कोई रिजल्ट हुआ है और उसका कारण क्या था वो बताने के लिए आएगा, मतलब परिणाम और उसके कारण बताने के लिए। आपको सेंटेंस में ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये देखिए, पीयूष रैन फास्ट फॉर ही इज एन एथलीट। कह रहा है कि पीयूष तेज दौड़ा, तो यहाँ पे तेज दौड़ा इसका मतलब रिजल्ट हुआ क्या है, क्योंकि वो दौड़ने का है तो वो रिजल्ट तेज दौड़ा। क्यों, क्योंकि फॉर, क्योंकि ही इज एन एथलीट, क्योंकि वह एक एथलीट है, धावक है। तो वो धावक है, ये एक कारण हो गया। ठीक है, धावक है, एक कारण हो गया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि वो फास्ट दौड़ा। तो वो एक किसी कारण और रीजन को बताने के लिए, और वहां पे क्यों की का जो उस शब्द को जो फॉर है वो क्यों की से जोड़ेगा। ठीक है, फॉर, फॉर मतलब क्यों की से वहां पे मतलब आएगा कि पीयूष, देखिए यहाँ पे हिंदी वाला में पढ़िएगा कि पीयूष तेज दौड़ा क्योंकि, देखिए यहाँ पे क्योंकि वह एक एथलीट है, धावक जिसको बोलते हैं, धावक भी आप वहां पर लिख सकते हैं, धावक। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए गौर कि द ब्रिज कोलैप्स, देखिए यहाँ पे परिणाम दिया ना, परिणाम क्या आया, रिजल्ट क्या आया, क्योंकि ब्रिज ढह गया, गिर गया। उसका कारण क्या कहता, फॉर इट वॉज वीक, क्योंकि यह कमजोर था। तो कमजोर क्या हो गया, रीजन हो गया, कारण हो गया, और रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिज कोलैप्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आएगा। अगर और बोल सकते हैं कि आई केम हियर फॉर यू आर माई फ्रेंड, ये भी बोल सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड, मैं यहां आया। ठीक है, मैं यहां आया क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं आया। कारण क्या है कि तुम मेरे दोस्त हो, और उसका रिजल्ट ये है कि मैं आया, नहीं तो नहीं आता। समझ में आ गया आपको। तो इस हिसाब से आपको फॉर का इस्तेमाल होगा, दो सेंटेंस को ये जोड़ेगा। ठीक है, के क्योंकि यहाँ पे बोल के क्योंकि, ठीक है, और उसमें रीजन और एक कारण होगा, उसमें रीजन और रिजल्ट होगा। अब यहाँ भी सेम ही चीज है, सिंस का इस्तेमाल यहाँ भी क्या है कि वो भी कंजक्शन के रूप में ही इस्तेमाल होता है, चूंकि करके आता है। चूंकि बोलते हैं ना कि चूंकि तुम ये हो इसलिए। अब इसमें क्या है कि सिंस का इस्तेमाल पहले हो जाता है। ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं लेकिन मतलब आपका सेम ही देगा। चूंकि मैं बीमार था, सिंस आई वॉज इल, चूंकि मैं बीमार था, आई कुड नॉट कम टू प्ले, मैं खेलने के लिए
नहीं आ सकता, खेलने नहीं आ सका, मैं खेलने नहीं आ सका, तो मैं बीमार था। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पे पहले रिजल्ट हो रहा है फिर रीजन हो रहा है, यहाँ पे पहले रीजन हो रहा है और फिर रिजल्ट हो रहा है। देखिए रीजन में क्या है, क्या क्या है कि मैं बीमार था, रीजन ये हुआ, और रिजल्ट क्या हुआ कि मैं खेलने नहीं आ सका, है ना। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है और थोड़ा सा मतलब सेम ही है, दोनों सेंटेंस को जोड़ता है। और इसलिए यहाँ पे होगा, चूंकि मैं बीमार था इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कॉमा की जगह इसलिए भी लिख सकते हैं। और इसलिए के लिए कोई अलग से शब्द नहीं लिखेंगे, ये जब सीन शुरू में आ जाएगा और चूंकि का मतलब देगा, उसका मतलब ही होगा बीच में इसलिए आएगा। तो चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं खेलने नहीं आ सका, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश बनाते वक्त इसलिए के लिए कोई शब्द नहीं लिखेंगे, कॉमा यहाँ पे लगा देंगे बस, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, सिंस आई वाज इल, चूंकि मैं बीमार था। तो यहाँ पे क्यों भी बोल सकते, क्योंकि मैं बीमार था, ये भी बोलता बोलता है लोग, क्योंकि 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 मैं बीमार था, मैं खेलने नहीं आ सका, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, इसको कोई अलग नहीं है। बस सिंस सेंटेंस के पहले हो जाता है और उसमें अलग हो जाता है कि यहाँ पे पहले रीजन दे देता है और फिर रिजल्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इसमें इधर और इसमें इधर चला जाता है बस, और सिंस पहले हो जाता है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, सिंस दे आर माई, सिंस दे आर लेबोरियस, चूंकि वो लोग मेहनती है, दे हैव ए लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो यहाँ पे भी इसलिए लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे कॉमन दिए हुए हैं इसलिए भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे कॉमा ही देना है, यहाँ पे और कुछ लिखना नहीं है, इंग्लिश में कुछ नहीं लिखना है। इंग्लिश सिंस आ गया, इसका मतलब ही है कि यहाँ पे इसलिए आ ही रहा है, वो कारण बताने के लिए आएगा तो आपको इसलिए आएगा ही आएगा। तो सिंस सिंस दे आर लेबोरियस, सिंस दे आर लेबोरियस, दे हैव ए लॉट ऑफ मनी, चूंकि वे लोग बहुत मेहनती हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कंजक्शन के रूप में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन की ओर। तो दोस्तों जो सिंस का इस्तेमाल है वो प्रीपोजिशन में, जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, वो एक तरह का प्रीपोजिशन में भी काम, वो प्रीपोजिशन की तरह ही काम करता है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, जब मैं कंजक्शन और प्रीपोजिशन बताऊंगा तब, मैं अभी उसके बताने के चक्कर में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और यहाँ पे इसका मतलब जानने का कोई जरूरत भी नहीं है, आपको सिंस और फॉर के बारे में जानना है। तो अभी सिंस हो गया खत्म, अब फॉर के लिए, फॉर में देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपको सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो फॉर का इस्तेमाल है जो के लिए होता है, मतलब कोई उद्देश्य से बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। किसी सेंटेंस में फॉर आता है तो कोई उद्देश्य से बताने के लिए आता है। जैसे आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, फॉर ए वॉक, टहलने के लिए, एक वॉक के लिए मतलब घूमने के लिए मैं वहां जाता हूं। तो यहाँ पे उद्देश्य से बता रहा है, उद्देश्य क्या है वहां घूमने जाने का, वॉक करने का। या फिर देख लीजिए, शी बाई ए कार फॉर हर ब्रदर्स, उसने एक कार खरीदी किसके लिए, अपने भाई के लिए। तो यहाँ भी उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य, भाई के लिए उद्देश्य है। अब फॉर यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे के लिए के लिए इस्तेमाल होता है, और वो जब के लिए है वाक्य में कोई उद्देश्य दर्शाता हो। ठीक है, आई केम हियर फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, आई केम हियर फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इन द एग्जामिनेशन, एट द एग्जामिनेशन, सॉरी, एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई गो देयर फॉर ए वॉक, आई केम हियर फॉर, यहां भी के लिए आ जाएगा, आई केम हियर फॉर अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, मैं यहाँ एग्जाम देने के लिए आया। तो यहाँ भी उद्देश्य के लिए होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, फॉर में होता है, कहां पे होता है, जब कोई कीमत बताते हैं, किसी चीज का कीमत बताते हैं। दे बॉट दिस हाउस फॉर 30 लाख, 30 लाख में उन्होंने यह घर खरीदा। तो यहाँ पे देखिए में आता है, उन्होंने यह घर 30 लाख, होता है ना कि आई बाई, आई बॉट, होता है ना, आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज, आप सुने होंगे हमेशा कि मैं 5 रुपए में इस पेन को खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे जब कीमत बताने के लिए आएगा तो वहां पे मे के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है,
और क्या होता है फॉर के पक्ष में। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर अगर यही कीमत की जगह पर रेट बताना होगा, बोलते हो ना कि कैसे रेट, किस रेट के हिसाब से खरीदा। तो जैसे मान लो कि मैंने 5 रुपए में 60 रुपए, चाहे मान लो कि 100 रुपए में 1 दर्जन मान लो कि पेन खरीदा हुआ ना, तो आई यहाँ पे फॉर नहीं होगा, एट हो जाएगा। आई बॉट, ठीक है, 100 पेन एट 60 रुपये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट बता रहा है। यहाँ पे रेट नहीं बता रहा है, यहाँ पे खाली सीधे बोल, यहाँ पे होता ना कि मैं 30 लाख में एक एक एकड़ लिया जमीन, ठीक है, तो वो रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे खाली बोला 30 लाख में घर खरीदा, कितना खरीदा ये नहीं पता, तो इसलिए रेट ये नहीं हुआ। रेट बताना होगा तो एट आ जाएगा, एट 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर, अभी उम्मीद समझ में अगर नहीं आया होगा तो आपको ये समझिए आई बॉट दिस, कि अब किसी चीज का आप कीमत बता रहे हो, लेकिन अगर जैसे बोलते हो कि जो बोलते हो ना कि 4 रुपए पर, ऐसे बोलते हैं ना आप, 4 रुपये पर पीस, ऐसे बोलते हैं, तो ये रेट बताना होता है। ऐसी तरह का आप रेट बताते हैं, जैसे बोलते हैं कि मैंने 200 रुपये पर पीस के हिसाब से कपड़ा खरीदा, तो वो आप रेट बताते हैं कि 200 रुपये का एक पीस, है ना, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, मैंने 200 रुपया का एक पीस कपड़ा खरीदा, तो आई बॉट 4 पीस एट, ठीक है, सॉरी, आई बॉट 1 पीस, आई बॉट 1 पीस एट 4 रुपी, रुपी 4 हो जाएगा ना, रुपी 4 हो जाएगा। लेकिन खाली मैं बोल दूंगा कि आई बॉट फॉर 4 रुपी, मैंने 4 रुपए के लिए बोला कि कितना में खरीदा, बोलते हैं ना, तो आई बॉट फॉर 4 रुपी। यहाँ पर रेट नहीं, वहां पर कीमत केवल बताते हैं। तो जहां पर रेट बताएंगे वहां पे एट लगाएंगे, और जहां पे केवल कीमत बताएंगे वहां पे फॉर लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। फॉर का इस्तेमाल समर्थन बताने के लिए होता है के पक्ष में, ठीक है, किसी के पक्ष में अगर जब बात करते हैं तो वहां पे फॉर होता है। देखिए बोलते हैं फाइट फॉर मी, मेरे लिए लड़ो, मेरे पक्ष में लड़ो, बोलते हैं ना हम लोग, फाइट फॉर मी, फाइट फॉर अवर नेशन, अपने देश के पक्ष में लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो, ये भी बोलते हैं ना। तो अपने देश के लिए लड़ो, फाइट फॉर अवर नेशन, फाइट फॉर मी, तो किसी पक्ष या समर्थन बताने के लिए। या बोलते हैं वोट फॉर मी, मेरे पक्ष में वोट दो, मेरे लिए वोट दो, मेरे को वोट दो, बोलते हैं ना कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। तो ये भी पक्ष के बारे में बात कर रहा है, तो वोट फॉर मी, फाइट फॉर मी, इस तरह का वाक्य होता है। तो गो फॉर मी, जाओ मेरे लिए, चले जाओ यहां से, बोलते ना गो फॉर मी फ्रॉम देयर, ठीक है, ऐसा। तो किसी पक्ष के लिए, किसी के लिए, किसी समर्थन के बारे में बात करते हैं तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर का इस्तेमाल को जगह या स्थान बताने के लिए बात करते हैं, कि कहीं कोई चला गया तो उसके लिए। आई लेफ्ट फॉर होम एट 10 AM, मैं घर के लिए 10 AM पर निकला, ठीक है। ये किस जगह के बारे में बात कर रहा है, स्थान के लिए, कि आई लेफ्ट फॉर होम, घर के लिए, तो ये जगह के बारे में बात किया ना, कहाँ के लिए, घर के लिए निकला एट 10 AM, ठीक है। तो जगह या स्थान बताने के लिए भी फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर का इस्तेमाल इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, के होते हुए भी, मतलब कि होता है ना कि अरे यार उसके पास इतना संपत्ति होते हुए भी गरीबों की तरह रहता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो यहां पे हो जाएगा फॉर ए लॉट ऑफ रुपी, या इसका मतलब है बहुत सारे पैसे होते हुए भी नेहा इज नॉट सेटिस्फाइड, नेहा संतुष्ट नहीं है, नेहा खुश नहीं है। क्या बोले फॉर, ठीक है, फॉर ए डॉक्टर, डॉक्टर होते हुए भी ना, ही इज, क्या बोलते हैं, ही इज नॉट रिच, वह अमीर नहीं है। फॉर ए डॉक्टर, ठीक है, ही इज नॉट रिच, वह डॉक्टर होते हुए भी अमीर नहीं है, ऐसे भी होता है। कहने का मतलब वहां पे के बावजूद, के होते हुए भी, इसका मतलब आएगा यहाँ फॉर ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है। फॉर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ बीइंग नहीं लिखना है, ठीक है, बीइंग लिखोगे तो वो उसका मतलब भी हो जाएगा होना, तो फिर इसका मतलब खत्म हो जाएगा। ये खाली फॉर का मतलब हो जाता है कि के होते हुए भी। तो फॉर ए डॉक्टर, डॉक्टर होते हुए भी ही इज नॉट रिच, वह अमीर नहीं है। फॉर ए लॉट ऑफ रुपीज, नेहा इज नॉट सेटिस्फाइड, बहुत सारे
पैसे, सारे पैसे होते हुए भी नेहा खुश नहीं है। फॉर का इस्तेमाल एक और होता है के बदले में, ठीक है। के बदले का मतलब क्या हो, दे हेल्प मी फॉर फूड, उन्होंने खाना के बदले में मेरी मदद की। के बदले का मतलब क्या है कि किसी चीज के बदले ना, आप बोल देंगे कि ही दे फाइट, है ना, दे फाइट फॉर 10 रुपीज, वो 10 रुपए के बदले में लड़ाई कर दी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। वी बॉट ए कार फॉर आवर होम, हम घर के बदले एक कार खरीदे, मतलब घर को बेच दिया, कार खरीदने, कितने मूर्ख लोग हैं। तो हम घर के बदले कार खरीदे, तो किसी चीज के बदले में अगर आप कुछ कर रहे हैं, मतलब उसके बदले में आपको कुछ खरीदना है, करना है, तो वहां पे फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, रोमांचक लगा होगा और आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस तरह के वीडियो को बार बार देखने के लिए और आगे देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। अगर डिसलाइक कीजिएगा तो जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं उसको आगे इंप्रूव करूं। और हाँ दोस्तों, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे टेलीग्राम चैनल को, कृपया उस लिंक के द्वारा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस पीडीएफ को डाउनलोड भी वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।